हेलो फ्रेंड्स, वन ईयर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और करंट के कुछ टॉपिक्स को, और देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में लगातार पूछे जा रहे हैं। और जितने भी ये क्वेश्चन हैं पिछले कुछ सालों में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, इसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर है जो अपने जल संचयन के और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ऑप्शंस हैं धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। हमारा करेक्ट आंसर है धौलावीरा। और इसके डिटेल में बात करें तो धौलावीरा जो है एक हड़प्पाकालीन स्थल है जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व हड़प्पा का नगर विकसित था, उसका एक पार्ट है। और हड़प्पा स्थल जो रहे ये सबसे दक्षिणतम में पाया जाता है। इसकी लोकेशन देखें तो गुजरात के जो रन ऑफ कच्छ है इस इलाके में ये पाया जाता है। और यहाँ पर उस समय पानी की कमी होती थी, तो पानी की कमी होने के कारण यहाँ के लोग जो थे वो पानी के प्रबंधन करते थे और जल बांधों की श्रृंखला बनाकर जलाशयों का निर्माण करते थे और उन जलाशयों से अपने डेली यूज के लिए जल का उपयोग करते थे। इस साइट की सबसे पहले खोज जेपी जोशी ने 1968 ईस्वी में किया था। उन हड़प्पा नगरों से ये काफी भिन्न नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा नगर जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जिसमें प्रत्येक भाग इसका विशाल पत्थर के दीवारों से घिरा हुआ होता था और प्रत्येक भाग में अपना एक प्रवेश द्वार भी होता था। हड़प्पा धौलावीरा में 2 नहरें होती थी जिनसे ये जलों को स्टोर करते थे और जलाशयों में इनसे पानी को भरा जाता था। ये 2 नहरें थी जो मौसमी नहरें थी, जिनको अनहर और मानसर के नाम से बुलाया जाता है। ये नहरें जो है दीवारों से घिरी हुई थी और इसमें जल को प्रवाहित जो होती थी वर्षा और भूमिगत जल से होती थी, और इन जल को पत्थर से निर्मित बड़े जलाशयों में स्टोर किया जाता था। और जलाशय पूर्वी और दक्षिणी ध्रुव के साथ बनाए गए होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कालीबंगा। ये हनुमानगढ़ जिला में स्थित है जो राजस्थान में पड़ता है, और ये घग्गर नदी के मैदान में पाया जाता है। इसके दक्षिणी हिस्से में बात करें तो कोई भी दुर्ग उपस्थित नहीं है। यह कालीबंगा में अग्निकुंड के साथ साथ स्नान करने के लिए चबूतरा भी बना हुआ पाया गया है। नेक्स्ट हमारा राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी हिसार जिला हरियाणा में स्थित है और ये सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक है जो योजनाबद्ध तरीके से इसको बसाया गया है। परिपक्व हड़प्पा नगर का प्रतिनिधित्व करता है जो घग्गर नदी और हकरा नदी के मैदान में देखा जाता है। यहाँ पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ साथ त्रिकोणीय और गोलाकार अग्निकुंड के भी यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सम्राट अशोक के राजादेशों को सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया था? जो ऑप्शन हैं उसको देख लेते हैं। जॉर्ज बुलहर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर और विलियम जोन्स। इसके करेक्ट आंसर हमारा जेम्स प्रिंसेप। दिल्ली में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसकी डिसाइफर किया गया था। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? हमारे ऑप्शन है इसके कंगनहली, सांची, शहबाजगढ़ी, सोहगौरा। तो इसका करेक्ट आंसर है कंगनहली। कंगनहली की बात की जाए तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इससे शैल चित्र में अशोक के रानियों अशोक के रूप में चित्रित किया हुआ है। इसके अलावा अशोक के प्रस्तर रूपचित्र सांची और अमरावती से भी सांची और अमरावती में भी प्राप्त किए गए हैं। लेकिन जो शैल चित्र कंगनहली में है ये जीवंत चित्र देखने को मिलता है, जबकि सांची और अमरावती के
जो शैलचित्र हैं उनको जीवंत के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है किस लिपि में, तो इसमें ब्राह्मी लिपि में रानी अशोक उत्कीर्ण किया हुआ है। जैसे मास्की शिलालेख की बात की जाए तो मास्की शिलालेख में भी अशोक को उल्लेख किया हुआ है, जिसमें उसको देवनाम पियदासी के नाम से उल्लेख मिलता है, यानी देवताओं के प्रिय के रूप में अशोक को इसमें उल्लेखित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में ये है, जिसमें रानियों अशोक के बारे में लिखा हुआ है। ये एक रूप चित्र है, देख सकते हैं सबकी। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? स्टेटमेंट है, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय का गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। हमारा ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और कृष्णदेवराय। ये जो क्वेश्चन है 2020 के प्री एग्जाम में पूछा गया है। जो पिछला क्वेश्चन था वो 2019 के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये अशोक के बारे में बातें कर रही है क्वेश्चन, जो अपने अभिलेख के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव की बात करता है। अशोक को एक तरह से सहिष्णु सम्राट माना जाता है, जो प्रत्येक धर्म का सम्मान करता है, लोगों को धर्म पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका विशेषता की बात की जाए तो 12वें प्रमुख शिलालेख से इस बातों को स्पष्ट देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान में बढ़ोतरी की बात की है और उससे संबंधित आदेश दिए हैं कि एक दूसरे की धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर इसके आगे की बात करें तो इसमें हम लोग अशोक के जो 14 प्रमुख शिलालेख हैं उसके बारे में देखेंगे और उसके साथ साथ वो कहाँ से प्राप्त किए गए हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अशोक के 14 प्रमुख शिलालेखों का वर्णन और उनके विषय में। तो पहला शिलालेख की बात करें, अशोक पशु बलि पर प्रतिबंध से को समर्पित है। और शिलालेख सेकंड की बात करें तो सामाजिक कल्याण के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें देखें तो मानव तथा पशु चिकित्सा की बात करता है। यानी आप सोचने वाली बात है कि ये अशोक जब थे लगभग 2500 साल पहले, उस समय ये मानव और पशु चिकित्सा की बात करते थे। यहाँ पर इतने वर्ष पहले भी पशु चिकित्सा के बारे में कोई सोचने वाला सम्राट हमारे यहाँ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा शिलालेख 3, जिसमें लोग को धर्म की शिक्षा देने के लिए अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरे का बारे में जिक्र किए गए हैं। शिलालेख 4 की बात करें तो अहिंसा से संबंधित आदेश हैं और सही व्यवहार के साथ साथ धर्म के महत्व के बारे में बताया गया है। शिलालेख 5 की बात करें तो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं और दोषियों और उनके परिवारों के प्रति दया भाव दिखाने की बात की गई है। शिलालेख 6 की बात किया जाए तो प्रभावी प्रशासन और जनता से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। शिलालेख 7 में धार्मिक सहिष्णुता और आत्मसमर्पण तथा हृदय की पवित्रता का महत्व के बारे में बताया गया है। शिलालेख 8 के बारे में देखा जाए तो ये जो अशोक है उसकी धर्म यात्राओं के माध्यम से जब धर्म का प्रचार करता था और ब्राह्मणों और वृद्धों को दान देने की प्रवृत्ति में वृद्धि को दर्शाता है। शिलालेख 9 उचित और अनुचित समारोह पर निर्णय के बारे में है। शिलालेख 10 की बात करें तो केवल धर्म के प्रचार से ही गौरव की प्राप्ति हो सकती है, इसके बारे में ऐसा बताया गया है। शिलालेख 11 के बारे में बात करिए तो उदारता, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्यों को माध्यम से धर्म की व्याख्या करने की कोशिश अशोक के द्वारा की गई है। और शिलालेख 12 के बारे में ये क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े ये रहा है। और शिलालेख 13 की बात की जाए तो ये कलिंग युद्ध के बाद में उसने उस पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं उसके बारे में संबोधित किया है और आदेश दिया है कि धर्म की स्वीकृति के किस तरह से इसके प्रभाव को बढ़ाया जाए। और शिलालेख 14 जो हमारा देश के विभिन्न भागों में उत्कीर्णन का वर्णन करता है। और इसकी बात करें तो ये कहाँ कहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कंधार अफगानिस्तान से लेकर शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मनसेहरा पाकिस्तान, कलसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात के तथा भारत के एरीगुड़ी, जौगढ़, धौली, सनती कर्नाटक से बहुत सारे
शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। अगर एक एक की बात करें तो इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं ये कौन से शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा स्वामी निधि के संदर्भ में सही विकल्पों का चुनाव करें। यहाँ से हमारा करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो स्वामी योजना के बारे में देखें तो पहला स्टेटमेंट है, ये सेबी के नियमों के तहत श्रेणी 2 के वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में वर्णित है। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार ने 2025-26 के बजट में अतिरिक्त 10 लाख आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की स्वामी निधि 2 के स्थापना की घोषणा की है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है केवल एक, यानी सेबी के नियमों के तहत ही इसकी स्थापना की है, जो एक वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में काम करेगा। और ये सेकेंड स्टेटमेंट जो हमारा 2025-26 के बजट में इसमें 10 लाख ना होके 1 लाख आवासीय इकाइयों को पूरा करने की बात की गई है, और जिसके लिए 15,000 करोड़ की खर्च करने का प्रावधान किया गया है। अब इसमें बात की जाए तो ये एक ब्राउनफील्ड प्रोग्राम है, जिसके तहत जो अधूरी आवास परियोजनाएं रह गई हैं या विलंबित रह गई हैं उनको पूरा करने पर केंद्रित करेगा, और ये उन्हीं को पैसे मुहैया कराएंगे जो अधूरे आवास निर्माण में रह गए हैं। ये किसी व्यक्तिगत को न देकर एक संस्थागत डेवलपर्स को ही पैसे दिए जाएंगे और उनकी वित्तीय सहायता मुहैया कराया जाएगा। यह योजना अप्रत्यक्ष रूप से उन खरीदारों को ही लाभ पहुंचाती है, जिसके बारे में हम लोग अभी देखें कि जब भी अधूरी परियोजनाएं डेवलपर्स के द्वारा चलाई जा रही थी या किसी कारणवश से उनके आवास परियोजनाओं में विलंब हो रही है, तो उनके लिए ये बजट का प्रावधान किया गया है, जो 1 लाख आवासीय इकाइयों को बनाएंगे और 15,000 करोड़ रुपए उनके लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में समाचार पत्रों में रहे पद अल्फा फोल्ड 3 किससे संबंधित है। सॉरी, यहाँ पे अल्फा फोल्ड लिखा है, अल्फा फोल्ड। इसके ऑप्शंस हैं, यह यूएसए की नवीनतम मिसाइल रक्षा प्रणाली है, बी यह रूस की नवीनतम साइबर सुरक्षा पहल है, सी यह गूगल की डीप माइंड परियोजना है जो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करता है, डी हमारा यह UNFCCC की पहल है जो अमेजन वर्षा वन में उनको अग्नि से सुरक्षा प्रदान करेगा। हमारा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, यह गूगल की डीप माइंड परियोजना है जो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करता है। एक डिफ्यूजन मॉडल पर आधारित एक अल्फा फोल्ड एक वितरण मॉडल का उपयोग करता है, जिसका उपयोग यह इमेज जनरेटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है जो प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी के लिए काम करेगा। ये 3 डायमेंशनल संरचना होती है। गूगल की डीप माइंड अल्फा फोल्ड जो है फर्स्ट, इसको 2020 में ही लॉन्च किया गया था, और ये अल्फा फोल्ड जो है थर्ड है, और अल्फा फोल्ड 2 जो रहा है उसके लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जिसको प्राप्त करता है जॉन जम्पर और डेमिस हामाबिस, और उसके साथ साथ डेविड बेकर को भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके प्रोटीन के डिजाइन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसकी पहल है। 3-4 संस्थाओं में से किसकी ये पहल है। हमारा पहला ऑप्शन है G20, दूसरा है G7, तीसरा है यूरोपियन यूनियन, चौथा है अफ्रीकन यूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा यूरोपियन यूनियन। राजोटो परियोजना का उद्देश्य है, ऑप्शन है हाथी दांत का अवैध व्यापार रोकने के लिए भारत की एक परियोजना, गैंडे के शिकार को रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका का पहल, अमेरिका द्वारा वन्यजीव व्यापार को ट्रेस करना, और डी रूस के वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस की DNA एनालिसिस की तैयारी। इसका करेक्ट आंसर है बी, गैंडे के शिकार को रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका का पहल है, जिसमें इसका उद्देश्य है सीमा चौकियों पर गैंडे के जो सींगों को पता लगाना है, पता लगाकर उसे आसान बनाना है और उसे अवैध शिकार को कम करना है। यानी किस डायरेक्शन में ये गैंडे घूम रहे हैं उनको इस चिप के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा और इनके शिकार को रोका जाएगा। इसमें छोटे छोटे 2 रेडियो धार्मिक चिप्स डाले जाते हैं जो जीवित गैंडे के शरीर में अटैच होता है। यह कम मात्रा में रेडियो
धर्मी सामग्री का इस्तेमाल करता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सेंसर द्वारा आसानी से पता लगाई जा सकती है। और इसकी बात करें तो ये जो सेंसर है कितने वर्ष तक काम करेंगे रेडियोधर्मी, तो ये 5 साल तक काम करेंगे। देखें तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका की एक शानदार पहल है जो गैंडे के शिकार को रोकने के लिए लाई गई एक परियोजना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।